नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध के खोले गए सभी 10 गेट। वेनगंगा में बढ़ रहा है जलस्तर। किनारे वाले गांव में सतर्क रहने के दिए निर्देश। जिले में 9 सितंबर को सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने दिए आदेश। आजादी के 70 साल बाद भी सिहोरा में नहीं बना पुल। रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। भतीजे ने चाचा की पीट कर दी हत्या, गोंगलई की घटना। मिलावटखोरों पर नकेल, कांग्रेस ने की जिला प्रशासन की जमकर तारीफ। और यातायात विभाग ने शुरू की नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई। और अब समाचार विस्तार से। बालाघाट और उसके पड़ोसी जिले सिवनी में बीते एक सप्ताह के दौरान लगातार हो रही बारिश की वजह से सिवनी स्थित भीमगढ़ बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए रविवार की सुबह उसके 6 गेट खोल दिए गए। सिवनी स्थित जल संसाधन विभाग व कलेक्ट्रेट की टीम ने रविवार की सुबह गेट खोलने से पहले बाकायदा बालाघाट जिला प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई कि उनकी ओर से 6 गेट खोले जा रहे हैं। वैनगंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ेगा और लगभग 12 घंटे में रविवार की देर शाम तक यह बालाघाट में प्रवेश कर जाएगा, जिसके साथ ही जिले से होकर महाराष्ट्र की ओर जाने वाली वैनगंगा नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होगी। ऐसे में कलेक्टर दीपक आर्य ने वैनगंगा किनारे बसे क्षेत्र के सभी पटवारी, तहसीलदार और एसडीएम को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बाढ़ राहत शाखा को हर संभव स्थिति के लिए तैयार रहने के भी आदेश दिए हैं, जिससे किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तत्काल वैनगंगा नदी किनारे रहने वाले ग्रामीणों को मदद पहुंचाई जा सके। आपको बता दें कि भीमगढ़ बांध की कुल जल ग्रहण क्षमता 519.38 मीटर है और रविवार की सुबह तक इसका जलस्तर 518 मीटर हो गया था। इसे देखते हुए बांध के गेट खोले गए हैं। इस दौरान 56,000 क्यूसेक पानी वैनगंगा नदी में छोड़ा गया है। बालाघाट जिले में वैनगंगा किनारे बसे हुए गांवों के लिए चिंता की बात यह है कि बीते एक सप्ताह के दौरान जिले में भी झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस कारण पहले ही वैनगंगा जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में 56,000 क्यूसेक पानी वैनगंगा में आने से यह अपने खतरे के निशान से ऊपर हो जाएगी, जिस कारण शायद कुछ गाँवों में परेशानी हो सकती है। हम पद्मेश न्यूज के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। कलेक्टर दीपक आर्य पल पल की खबर अपने अधीनस्थों से ले रहे हैं। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए टीम तैयार रखी गई है। इसके बावजूद वैनगंगा में जलस्तर और पल पल की जानकारी के लिए आप जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए बाढ़ राहत शाखा के टेलीफोन नंबर 07632 240 102 पर 24 घंटे फोन कर इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। माली फूलमाली समाज द्वारा शहर के बूढ़ी स्थित कर्मचारी कार्यालय भवन में एक बैठक आहूत की गई, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर गहन चिंतन और सहमति प्रदान की गई। जिला माली फूलमाली समाज के अध्यक्ष एनसी लांजीवार बताते हैं कि उनके समाज का अब तक कोई स्थायी भवन नहीं है, जहां बैठकर वे समाज के लोगों के साथ बातचीत कर सके। इसीलिए बैठक के दौरान 1 महीने के भीतर भवन निर्माण के लिए जमीन खरीदने पर सभी ने सहमति प्रदान की। इसके बाद वर्तमान समय में जिले भर में पौधारोपण और आगामी दिनों में रक्तदान करने की योजना बनाई गई है। आज की बैठक का उद्देश्य भैया हम लोगों के समाज का एक कार्यालय नहीं है, जहाँ हम लोग बैठ के अपने समाज की बात रखें या समाज की विकास की बात करें। तो आज का पहला जो मुद्दा था हमारा, वो समाज के भवन के लिए भूमि क्रय करने का। उस पर आज समाज की जो सेक्टर वाइज बैठक रखे थे उसमें सभी लोग आए थे, तो उसमें बात रखे हैं
और हमने आश्वस्त किया कि हम लोग जल्दी 1 महीने के अंदर भूमि क्रय करेंगे। और जैसे ही पिछले हम लोग वार्षिक सम्मेलन हुआ था जिसमें हमारे विधायक महोदय माननीय गौरीशंकर बिसेन ने आश्वस्त किया था कि अगर आप भूमि उपलब्ध कराते हैं तो भवन निर्माण का जिम्मा मेरा है ना? तो हमारा प्रयास है कि हम लोग 1 महीने के अंदर भूमि क्रय कर माननीय विधायक जी को दें और उन्हें आग्रह करेंगे कि हम लोग उस पर भवन निर्माण करें। और दूसरा जो मेन उद्देश्य आज का बैठक का था हमारा, वर्षा ऋतु चल रही हैं तो समाज के सभी सेक्टरों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम, इवन हम लोग बालाघाट स्तर पे भी अपन लोग वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़ी स्तर पर करेंगे। और अभी आलेझरी में एक आश्रम है, सर्वोदय आश्रम, वहाँ हम लोगों ने किए हैं 50 पौधे आम के हम लोगों ने लगवाए हैं। और तीसरा मेन अब होता है कि बीच में 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, हम समाज की ओर से एक विशाल रक्तदान शिविर आयोजित करने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें कम से कम 50 यूनिट रक्त हम लोग संग्रहित करके ब्लड बैंक देने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय। जिला सर्ववर्गीय कलार समाज द्वारा शहर की काली पुतली स्थित हनुमान मंदिर में एक बैठक आहूत की गई। आगामी दिनों में विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा और योजनाएं बनाई गई। समाज के जिला अध्यक्ष अमृत धुवारी ने बताया कि गायखुरी में भगवान सहस्त्रबाहु मंदिर का निर्माण हो चुका है, प्रतिमा की स्थापना की जानी है। इस प्रकार शहर के अंबेडकर चौक में कलार समाज द्वारा प्रवेश द्वार बनाए गए हैं जिसका लोकार्पण किया जाना है। इन सभी विषयों पर समाज के बंधु साथ मिलकर कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं। आज की जो कलार समाज की जो बैठक रखी गई है, हमारे कलार समाज द्वारा भगवान सहस्त्रबाहु मंदिर निर्माण किया गया है जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु की मूर्ति की स्थापना के संबंध में रखी गई है। उसके बाद में हमारा जो कलार समाज का प्रवेश द्वार बना हुआ है इसके लोकार्पण के लिए एवं समाज की जो भूमि है उसमें मंगल भवन बनाने का कार्यक्रम रखा गया है, भूमि पूजन रखा गया है। उस पर इसी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं समाज के सभी बंधुओं के साथ में। और ये कार्यक्रम पूरा भव्य रूप में पूरे जिले भर से पूरे अपने समाज के लोग आएंगे, इसमें सहभागी करेंगे और प्रदेश के भी आएंगे। सर पूरे देश भर के हमारे जो आमंत्रित लोग हैं समाज के वो लोग सब आएंगे। कब होगा कार्यक्रम? ये कार्यक्रम अभी हमने दिसंबर के फर्स्ट वीक में रखे हुए पहले सप्ताह में, अब तारीख अभी निश्चित करते हैं, पूरा मूर्त निकाल पंडित से। समाज के नगर अध्यक्ष सरिता केवल सोनेकर बताती हैं कि बैठक के दौरान यह तय किया गया है कि भगवान सहस्त्रबाहु की प्राण प्रतिष्ठा के लिए 1 से 10 दिसंबर के बीच तारीख तय की जाएगी। 3 दिन का कार्यक्रम होगा जिसमें भगवान सहस्त्रबाहु की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, भंडारा और महाप्रसाद वितरण किया जाएगा। 1 से 10 दिसंबर तक यह डेट निश्चित की जाएगी और हमारा 3 दिन का यह कार्यक्रम रहेगा जो सहस्त्रबाहु भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और भंडारा किया जाएगा। और सबसे पहले हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे जो 4 बजे हमारे सहस्त्रबाहु गेट से होते हुए गायखुरी चौक पहुंचेगी। वहां पर भगवान सहस्त्रबाहु की मूर्ति की स्थापना होगी और तीसरे दिन भंडारा का कार्यक्रम रखा गया। और हम यहाँ पूरे बालाघाट शहर, पूरे बालाघाट नगर और बालाघाट जिले भर का यह कार्यक्रम रखेंगे और बहुत ही अच्छे उसमें इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव के अवसर पर पाकिस्तान के ननकाना साहिब से यात्रा सोमवार को बालाघाट पहुंच रही है, जिसके लिए सिख समाज द्वारा तैयारी की जा रही है। सिख समाज के जिला सचिव हीरा सिंह भाटिया ने बताया कि गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के अवसर पर ननकाना साहिब पाकिस्तान से एक यात्रा भारतवर्ष की यात्रा कर रही है जो रविवार को गोंदिया पहुंच चुकी है। सोमवार को गोंदिया के रास्ते बालाघाट आएगी। इस दौरान जिले के सभी समाज के लोगों ने उनके द्वारा इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। गुरु नानक देव जी के 550 वर्ष पूर्ण होने पर ननकाना साहिब पाकिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की प्रकाश यात्रा समूचे भारत में मुख्य मार्ग होते हुए कल गोंदिया पहुंची है और वहां से सवेरे प्रातः 9:30 बजे गोंदिया से बालाघाट के लिए रवाना होगी। तो सभी जो हमारे बालाघाट के समस्त प्रेमी जनता है, जितने हमारे व्यापारी गण हैं, सभी से हाथ जोड़कर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख यूथ फेडरेशन की कमेटी, गुरुद्वारे की साध संगत जी के द्वारा हाथ जोड़कर विनती की जा रही है कि आप बड़ी श्रद्धा भावना उमंग के साथ फूलों की भरखा करते हुए या आपकी जो भी श्रद्धा भावना है अपनी श्रद्धा अनुसार आप इसकी सेवा करें और गुरु घर से खुशियाँ प्राप्त करें। आप सभी जानते हैं कि गुरु नानक देव जी ने जो कल यात्रा आने वाली है उसको हम 9:30 बजे औरम सिटी पहुंच जाएगी नवेगांव। वहां से हम रिसीव करेंगे उसको और उसके बाद हम उसको शहर में नगर कीर्तन के रूप में चलेंगे और उसके बाद हम हनुमान चौक, अम्बेडकर चौक होते हुए जयस्तंभ जाएगी यात्रा
और गर्रा नाका पहुंचने के बाद हम उसको सिवनी और जबलपुर के लिए रवाना करेंगे। और ये बहुत ही खुशी का पर्व है कि 550वें प्रकाश पर्व पर ये यात्रा निकली है। घरेलू विवाद और आपसी रंजिश किस तरह से बड़ी घटना का कारण बन जाती है, यह शनिवार की रात को जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गोंगलई पंचायत में दिखाई दिया, जब दो भतीजों ने अपने चाचा की बेदम पिटाई की। इस दौरान उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शनिवार की रात को गोंगलई निवासी राधेलाल उम्र 75 वर्ष के भतीजे मनोहर और उमाशंकर घर के सामने आकर चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर राधेलाल उठकर घर के बाहर आए। तब मनोहर राधेलाल से बैल बांधने को लेकर विवाद करने लगा। इस दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गई। तभी मनोहर और उमाशंकर ने अपने वृद्ध चाचा राधेलाल की टायर के पट्टे से बेदम पिटाई कर दी। राधेलाल के चिल्लाने पर परिवार के लोग बीच बचाव के लिए दौड़े। इस दौरान मनोहर और उमाशंकर फरार हो गए। शनिवार की रात्रि करीब 10 बजे राधेलाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह लगभग 7 बजे उसकी मौत हो गई। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जानकारी यही मिल रही है कि मौत से पहले राधेलाल ने अपने बयान दर्ज करवा दिए थे, जिसमें पूरे घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है, जिससे पुलिस द्वारा जल्द ही दोनों आरोपी भतीजों को गिरफ्तार किया जा सकता है। शहर के रानी वीरांगना दुर्गावती सामुदायिक भवन में अखिल भारतीय ओबीसी महासभा के शपथ ग्रहण समारोह एवं सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व में नियुक्त किए गए ओबीसी पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण किया। आयोजित सम्मान समारोह में ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने ओबीसी की विभिन्न मांगों और वर्तमान में ओबीसी के विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम आज ओबीसी महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा गया, जिसके तहत बालाघाट जिले में जो हमारे द्वारा विगत दिनों में ओबीसी पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, आज हमारे बीच में यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी, ओबीसी महासभा छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संदीप माली जी सहित वरिष्ठ सामाजिक बंधु यहाँ पे पहुँचे। उनके साथ में हमारे जो ओबीसी के अधिकारों के साथ में वर्षों से हमें वंचित किया जा रहा है, इन सभी मांगों को लेकर यहाँ पे आज प्रमुख वक्ता लोग सभी। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर गर्रा वारासिवनी रोड पर दुर्घटना के बाद युवक और उसके चाचा को एक व्यक्ति ने बंधक बना लिया, जिसे पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा सका। धपेरा मोगांव निवासी प्रमोद लिल्हारे बताते हैं कि शनिवार को अपने भतीजे राजू अंगूरे के साथ वे कहीं जा रहे थे। इसी दौरान दूसरी ओर से आ रही निजी एम्बुलेंस में जबरदस्त टक्कर मार दी और इलाज करवाने के नाम पर साथ चलने की बात करते हुए अपने घर ले जाकर बंधक बनाकर रख दिया। इस बात की जानकारी दोनों घायलों ने बमुश्किल अपने परिजनों को दी। इसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जैसे हम जा रहे थे, उधर से आया तो फास्ट आ रहा था वो। कहाँ की घटना हुई है? ये पेट्रोल पंप गर्रा का। क्या हुआ? वो मेरे साइड में आके उसने मारा। कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम जा रहे थे कायदी। कायदी क्यों? बूझा पहुँचा दे। किस क्या? वो उसकी मुसीबत लगती है। हाँ। तो वहाँ तक जाए तो हमको जाने में दिया, पानी दूसरे ने पिलाया, हमको गाड़ी में बैठा दोनों को। इस पर पैसे तो घर में लाके रखा। कौन ने मारा ठोस आपको? ये भरत एम्बुलेंस। हाँ, तो वही से लाके हम घर में रखा। मैंने सर मेरे को एडमिट तो कर दो, हम 5 बजे आने वाले, हमको रात के 9:30 बजे रुपये घर में, कहीं जाने भी नहीं दे रहा हमको। कौन? भरत। अच्छा। हाँ। हमको दोनों को ही रखा बंधक बना के। इसके पैसे भी छीन डाला। हाँ। क्योंकि पानी भी कहीं, पानी भी नहीं, बाथरूम सब को जो करना यही कर। किसके घर में बंधक बना लिया था उन्होंने? ये मस्जिद है ना, मस्जिद के बाजू में। क्या नाम है समालक का? अख्तर। अच्छा, बालाघाट में बंधक बना के रखा था? हाँ, ये मस्जिद के सामने। फिर क्या हुआ? ये बोले पैसे लगने इतने, बोले तुम जाओगे नहीं, बोले। तो फिर हमने फ़ोन भी लगाया, तुम्हारा फ़ोन छीन डाले, इसका फ़ोन और पूरा डिस्प्ले टूट डाले। हाँ। फिर उतने में फ़ोन आया वो मोबाइल पे, तो मैंने बात किया तो सागर ने उठाया यहाँ का फ़ोन। कहाँ पे? बोले तो मैंने यही फैजर भाई, उसको भी धमकी दिया, बोले मेरी गाड़ी तोड़े वो तुमने, बोले पैसा देना पड़ेगा। गुंडागर्दी की उन लोगों ने? हाँ, पैसा देना पड़ेगा बोले। तो उतने में इसका मुंबई आया। फिर भर्ती किसने भर्ती करवाया? पुलिस वालों बुलाया मेरे मुंबई ने, तब हमको छोड़ा दोनों को वहाँ से। घर थे? हाँ, वहीं से एम्बुलेंस बुलाया हमारे गाड़ी, तब मैं आके एडमिट हुए।
घायल की मां बताती है कि काफी देर फोन लगाने के बाद भी जब पुत्र से संपर्क नहीं हो सका तो वे घबरा गए और बामुश्किल एम्बुलेंस चालक के घर तक पहुंचे, जहां उनका पुत्र बंधक बनाकर रखा गया था। गुझा लेके आए थे, गुझा लेके आए थे कि जा रहे थे? आए थे गुझा लेके, तो घर वापस जा रहे थे। हाँ। तो हम इनको फोन लगाए, कितनी टाइम है बेटा, भात खाएंगे? तो बोलता फोन ही नहीं लगाए, हमारे को बात ही नहीं करे फोन से। इनकी फोन पहले छीन ली थी, इनसे कोई बात ही नहीं हो रही थी। फिर रिश्तेदारी में लगाई कि लड़का गया है तो पहुंचा नहीं है। तो मेरा बहन का लड़के ने भी इधर उधर फोन किया, तो फिर वो बाई बात ही नहीं करे। तब मैं दूसरे के यहाँ गई, भाऊ हमारी फोन नहीं उठा रहा है लड़का, तुम बोलो तुम्हारे से उठाएंगे। तो उनने तो बाई ने उठाई फोन, दूसरे लड़के के पास में बात करी। तो वो लड़के ने पता नाम सपा लिखा, नंबर प्रेम से उसे पूछ के जब मैं इधर उधर दौड़ने लग गई, काका जी भी नहीं था घर पे, मेरा दिमाग काम नहीं करे। मैं फिर कैसे पता चला कि आपके बच्चों के साथ को बंधक बना के रख लिया करके? तो फिर वो भैया ने हमको नंबर दिए, बाई ने अपना नंबर दूसरे को बताई, मोहन को। तो उसने बोला मस्जिद के पास जाओगे, वहाँ पे वो है। तो फिर हमने ये काका जी को ढूंढ के लाए और किसी को लाए, फिर आए तो इनने उनका पता लगाए। तो वो राजू में कोई होश नहीं थी और उसको बहुत चोट लगी थी, तो देख के घबरा गई है। अच्छा, बंधक बना ली थी? हाँ जी। ये मौके पे थे? तो रिपोर्ट दर्ज करा दी क्या आपने? नहीं, रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। अच्छा, पुलिस आई थी कि नहीं आई थी? पुलिस आई थी। रिपोर्ट दर्ज किए थे। ये हमारे पड़ोस के ही हैं। अच्छा, कैसी क्या घटना हुई थी कल? घटना के बारे में उलाशा भाई ने बताई कि हमारे लड़के का एक्सीडेंट गर्रा जो शंकर पेट्रोल पंप है वहाँ पे हो गया है, इस तरह से उन्होंने बताई। और उसको बालाघाट लाए हैं, ऐसा करके उन्होंने बताई। तो हम लोग जब आए तो इनके साथ में सब ऑटो में आए, 2-4 लोग और भी आए। और इसके पहले इनने बताया कि ये नंबर है जिस बाइक के पास में जिसने रखी है, तो उससे बात कर लो। तो उस बाई से फिर फ़ोन से हमने बात किए, तो उसने बोली हाँ इनका एक्सीडेंट हो गया। उसने ये नहीं बताई कि हमारे एम्बुलेंस से एक्सीडेंट हुआ है, उसने बताया इनका एक्सीडेंट हो गया है। तो हमने बोले कि आप उनको एडमिट क्यों नहीं किए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कर दो। तो वो बोले कि ये एडमिट नहीं होना चाहते, तो हमने अपने घर में रखे हैं। तो हमने बोले रुको हम आते हैं। जब गए तो इन लोगों, ये बहुत डरे हुए थे लड़के लोग, ये हमको देख करके कांपने लगे और बोले हम एडमिट होना चाहते थे मगर ये हमको एडमिट नहीं कर रहे थे। बोले कि हमारा जो है आप 16,000 रुपये हमको दो, 15,000 रुपये दो, तब हम एडमिट करेंगे, इस टाइप से ऐसा बोल रहे थे। फिर जाकर क्या लगता है आपको, क्या बंधक बना लिया गया था क्या इनको? हाँ, ये मामला तो इसी प्रकार से लगा। फिर जाकर के हमने वो पुलिस में कंप्लेंट की है, 2 पुलिस वाले आए और फिर उन लोगों के माध्यम से फिर उन लोगों ने बोले कि चलो इनको छोड़ो। परसवाड़ा तहसील के अंतर्गत आने वाले वनांचल ग्राम अहमदपुर की एक महिला की बिजली गिरने से मौत हो गई। परसवाड़ा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम अहमदपुर की एक 52 वर्षीय महिला नानीबाई अपने खेत गई हुई थी, जहां अचानक आकाशीय बिजली गिरने से नानीबाई बुरी तरह झुलस गई, जिसे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा युवक नंदकिशोर थोड़ा कम झुलसा, जिसने संभलते हुए नानीबाई को घर लाया, जिसके बाद परसवाड़ा पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। कौन है ये जो जिनको बिजली माँ है? कैसे हो गई घटना? वो खेत गई। अच्छा। वो खेत में वो बिजली भी चमकने लगी, पानी जम के आई। हाँ। तो कुछ देर वो मतलब झोपड़ा में रुके। हाँ। फिर पानी शांत हुआ तो फिर खेत घूम के घर वापस जाएंगे करके निकले वो झोपड़ा से। हाँ। उतने बीच में बिजली चमकने से हो गई घटना। तो वो वहीं स्पॉट पर ही? हाँ, स्पॉट पर ही डेथ। अच्छा, किसने बताया तुमको ये? वो पड़ोस के साथ लड़का था, उसके साथ में थे वो, तो वो दूर था। अच्छा, थोड़ी दूर। हाँ, तो मतलब बहा तो दोनों साथ में जा रहे थे आगे पीछे, लेकिन बहा दूर थे। अच्छा। तो वो फर्स्ट मैच गिर गई, तो वो भी लड़का था, वो भी मतलब उसके आग में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो भी ये हो गया। तो उसको थोड़ा होश आया, तब उसको उठा के पानी आनी पिलाया, जब तक कि कुछ था ही नहीं बोले। किसको शिकायत की इसकी? खबर की थी किसको? खबर तो पुलिस। ये ग्राम अहमदपुर की घटना है जी। अहमदपुर थाना परसवाड़ा लगता है। ये आकाशीय बिजली गिरने की घटना है। क्या हुआ कि कल ये नानीबाई पति जयसिंह टेकाम निवासी अहमदपुर की नंद किशोर के एक लड़का है, उसके साथ में खेत में गई हुई थी।
तो करीब चार बजे जब पानी बरसने लगा अचानक, तो वो वापस लौट के घर आ रहे थे। तो रास्ते में खेत में ही बिजली गिरी और वो झुलस गई। तो फिर वो जो साथ में लड़का था उसने घर आके बताया, तो जब घर वाले लाए उसको तब तक उसने दम तोड़ दिया था। जी सर, कितनी उम्र रही होगी मृतक? उम्र 52 साल है। उसकी पति की मृत्यु हो चुकी है। उसका पीएम करा लिया गया है। पीएम करा के परिजनों को, शव परिजनों को सौंप दिया गया है और पीएम रिपोर्ट अभी प्राप्त होना चाहिए। सर, इसमें कोई मुआवजे का प्रावधान है? जिले के पुलिस थाना चांगोटोला अंतर्गत ग्राम बरखो की 2 नाबालिग स्कूली छात्राओं के साथ 2 नाबालिग व 2 युवकों ने बरखो व कुकड़ा के बीच के जंगलों में सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया था, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। चांगोटोला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बरखो की 2 स्कूली छात्राओं ने परिजनों के साथ पुलिस थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जब वह ग्राम बरखो से स्कूल जाने के लिए निकली थी, तभी रास्ते में ग्राम बरखो व कुकड़ा के बीच के जंगल में 4 लड़के अचानक मोटरसाइकिल से आए और रास्ते से 2 स्कूल जा रही छात्राओं का रास्ता रोका और जंगलों में दोनों छात्राओं का साइकिल वहीं पटक कर दोनों छात्राओं को जंगल में ले गए, जहां 2 बालिक आरोपी शंकरलाल उइके उम्र 20 वर्ष व दादू उर्फ मेहतर उम्र 18 वर्ष 6 माह व उसके 2 नाबालिग साथियों ने दोनों छात्राओं को जंगल में ले गए, जहां कक्षा 10वीं की छात्रा से आरोपी शंकरलाल ने अलग ले जाकर व कक्षा 9वीं की छात्रा के साथ तीनों आरोपियों ने सामूहिक रूप से बार-बार दुष्कर्म किया और सभी आरोपी फरार हो गए। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 342, 363, 376 DA, 506, 5 LG, 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। वहाँ ग्राम बरखो की रहने वाली 2 नाबालिग लड़की हैं जी, और ये स्कूल जा रही थी जी। जंगल में जाते समय करीब 10 बजे जी आरोपी 4 लड़के हैं जी, 2 नाबालिग हैं, 2 बालिग हैं जी। इन लोगों ने रास्ता रोक के और उनको पकड़ के जंगल तरफ ले गए। उसके साथ में सामूहिक बलात्कार किए हैं। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और थाना चांगोटोला में मामला पंजीबद्ध किया है जी। बालाघाट और सिवनी जिले में लगातार बीते 1 सप्ताह से हो रही बारिश के कारण रविवार की सुबह सिवनी स्थित संजय सरोवर भीमगढ़ बांध के 6 गेट खोले गए, लेकिन सिवनी जिले में लगातार हो रही बारिश और भीमगढ़ में लगातार जल भराव की स्थिति को देखते हुए सिंचाई विभाग सिवनी द्वारा दोपहर के बाद 3 गेट और खोल दिए गए, लेकिन जल भराव और निकासी को देखते हुए अंततः देर शाम सिंचाई विभाग द्वारा 10 साल बाद सभी 10 गेट खोल दिए गए, जिससे लगातार वेनगंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। सूचना के अनुसार देर शाम तक गर्रा स्थित छोटे पुल के 8 फीट ऊपर से पानी बह रहा था। जिला प्रशासन से मिली सूचना के अनुसार सोमवार की सुबह 6 बजे तक वेनगंगा नदी का जल स्तर और अधिक बढ़ेगा। लगातार बारिश के कारण बालाघाट लामता मार्ग 3 स्थान पर अवरुद्ध हो गया है। धापेवाड़ा के पास सोन बिहरी नाला उफान पर है। इसी प्रकार नेवर गांव और मोह गांव के बीच मसमेर नाला उफान पर है। गर्जन टोला के पास नाला उफान पर है। बालाघाट किरनापुर मार्ग पर किरनापुर के पास स्थित सिगड़ा नाला उफान पर होने के कारण मार्ग बंद हो गया है। आ गई थी मस्त, नीचे भी सो गई थी। बोले हवा से सो गई ना वो गया, उसका केले खराब हो गया पूरा। लालबर्रा विकासखंड के लगभग 10-12 ग्रामों से होकर गुजरने वाली सर्राटी नदी 5 साल बाद उफान पर आई है। सर्राटी नदी का पानी वेनगंगा नदी में मिलता है, लेकिन वेनगंगा नदी भी उफान पर है, जिसके कारण नदी नालों का पानी वापस घूम रहा है। ऐसी स्थिति में नदी के आसपास के ग्रामों में खतरा मंडरा रहा है, जिसके लिए सभी ग्राम पंचायतों के सचिव एवं रोजगार सहायकों को मॉनिटरिंग के लिए सीईओ ने निर्देशित किया है।
के तरफ रख सकते हैं। वेनगंगा नदी में भीमगढ़ जलाशय से पानी छोड़े जाने के कारण वेनगंगा नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिसके कारण वेनगंगा नदी के किनारे स्थित ग्राम रेंगाटोला और छिंदलई में पानी भरने की संभावना को देखते हुए वारासिवनी एसडीएम संदीप सिंह ने मौके पर जाकर ग्रामीणों को सतर्कता बरतने की हिदायत दी है और आपात स्थिति के लिए सुरक्षा और बचाव के इंतजाम तैयार रखे हैं। एसडीएम श्री सिंह अभी छिंदलई में हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। जिले के भीतर बीते 48 घंटों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और सिवनी जिले से संजय सरोवर भीमगढ़ बांध द्वारा खोले गए सभी 10 गेटों को देखते हुए जिले के सभी नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। इस कारण कलेक्टर दीपक आर्य ने सतर्कता बरतते हुए 9 सितंबर को जिले के सभी शासकीय अशासकीय स्कूल, केंद्रीय स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए अवकाश घोषित किया है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के कारण पड़ोसी जिले सिवनी में भी 9 सितंबर का अवकाश घोषित किया गया है। इस दौरान लगातार मौसम विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस सूची में बालाघाट जिला भी शामिल है। भारी बारिश की वजह से जिला मुख्यालय से लगी हुई कुम्हारी पंचायत में सड़क पर वेनगंगा नदी का पानी आ गया। इस दौरान आवास टोला के 5 घरों में पानी आ गया और जिला प्रशासन ने टोले को खाली करा दिया। जिला प्रशासन की टीम ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत देते दिखाई दी। आपको बता दें कि बीते 10 साल पूर्व जब भीमगढ़ बांध के 9 गेट खोले गए थे, इस दौरान यह स्थिति निर्मित हुई थी। रविवार के दिन भीमगढ़ बांध के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और जिला प्रशासन पहले ही हिदायत दे चुका है कि सोमवार की सुबह 6 बजे भीमगढ़ बांध का पानी जिले के भीतर प्रवेश करेगा, जिसके बाद वेनगंगा का जल स्तर और अधिक तेजी से बढ़ जाएगा। जिसे देखते हुए वेनगंगा के किनारे बसे 135 गांव में प्रशासन नजर बनाए हुए है और अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2019-20 में निःशुल्क प्रवेश की प्रथम चरण की प्रवेश प्रक्रिया के बाद 9 सितंबर से द्वितीय चरण की प्रक्रिया आरंभ होगी, जिसके आदेश राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी कर दी गए हैं। यहाँ प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूर्ण की जानी है, जिसके अंतर्गत पंजीकृत आवेदकों के द्वारा द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु स्कूल की चॉइस को OTP जनरेट कर पोर्टल पर लोड करना एवं 9 सितंबर को ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन होगा। आमंत्रित स्कूल में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदक को उपस्थित होना होगा एवं प्रवेश उपरांत संबंधित स्कूल के द्वारा एडमिशन कर रिपोर्टिंग की जाएगी। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान BRC नरेंद्र राणा ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अशासकीय स्कूल में निःशुल्क प्रवेश की प्रथम चरण पूर्ण होने के बाद रिक्त सीटों के लिए द्वितीय चरण की ऑनलाइन लाइव की प्रक्रिया 9 सितंबर से आरंभ की जानी है। 20 सितंबर तक पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लिया जाएगा। यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के तहत वाहन चलाते वक्त मोबाइल से बात करने या सीट बेल्ट का उपयोग न किए जाने पर वाहन चालक के लाइसेंस को निरस्त करने के आदेश यातायात विभाग को प्राप्त हुए हैं। इस आदेश के परिपालन में आज यातायात थाना प्रभारी के द्वारा अपनी टीम के साथ नगर के अम्बेडकर चौक में चालानी कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा ने बताया कि वरिष्ठ कार्यालय से आदेश प्राप्त हुए हैं कि वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट का उपयोग न करने एवं मोबाइल पर बात करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए जाए। इस आदेश के तहत आज वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है और ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस को निरस्त करने के लिए उन्हें RTO कार्यालय भेजा जा रहा है। अभी अम्बेडकर चौक पे चालानी कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बेसिक सीट बेल्ट और जो मोबाइल फ़ोन वाहन चलाते समय यूज़ करना है। तो अभी तक कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? अभी तक तो 3-4 लोगों को प्रकरण किया है और बाकी लगातार इस प्रकार के वरिष्ठ कार्यालय से आदेश प्राप्त हुए कि ये लगातार 3 महीने तक चलेगी कार्रवाई। सर, जैसे सीट बेल्ट और इसके लिए जो आदेश है उसके तहत कितनी की चालानी कार्रवाई के पास? वर्तमान में तो अभी ओल्ड रूल्स के अनुसार ही चल रहा है। मध्य प्रदेश में अभी ऐसे कोई ऑफिशियल लेटर नहीं आए हैं, तो ओल्ड रूल्स पे ही हम लोग चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। पुराने रूल से फॉलो किया जाए? जी, पुराने रूल्स पे फॉलो। 11 सितंबर से भाजपा के संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया आरंभ होने जा रही है। इस प्रक्रिया को बेहतर तरीके से अंजाम देने के मकसद को लेकर आज नगर के भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया,
जिसमें प्रमुख तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, निर्वाचन अधिकारी अभय कुमार चौधरी, सह निर्वाचन अधिकारी विधायक रामकिशोर कावरे, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष लता येलकर सहित भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां उन्हें संगठनात्मक चुनाव को लेकर आवश्यक जानकारी दी गई। इस संदर्भ में भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि भाजपा के संगठनात्मक चुनाव 11 सितंबर से आरंभ किए जाने हैं। सदस्यता अभियान पूर्ण हो चुका है। इसके बाद बूथ स्तर पर निर्वाचन संपन्न कराए जाएंगे, जो 22 सितंबर से 28 सितंबर के बीच पूर्ण होने हैं। इसकी तैयारी को लेकर 14 एवं 15 सितंबर को बैठक रखी गई है। आज जो है बैठक ये विशेष तौर से संगठन की बैठक है। संगठन चुनाव जो आगामी हमारे 11 सितंबर से शुरू होना है। सदस्यता लगभग समाप्त हो गई है। सदस्यता करीबन 75,000 के आसपास हमारी पहुंच गई है। 74 या 75,000 लगभग हो गया है। और इसके अलावा अब ये सदस्य बनने के बाद अब बूथों के चुनाव होंगे। बूथ समितियां हमारी जो सबसे छोटी इकाई है इस चुनाव के इसमें, वो होती है बूथ के चुनाव हम 22 से 28 तारीख तक करेंगे। उसके पहले थोड़ी बैठकें होंगी मंडलों की, और 14 और 15 में हमने बैठकें रखी है पूरे जिले की। मंडलों में हमारे चुनाव अधिकारी जाएंगे। जो मंडल के चुनाव अधिकारी तय हो गए हैं वो अभी मैं आपको दिलवा दूंगा। वारासिवनी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत सावंगी में 1 सितंबर को अज्ञात बालक रेलवे स्टेशन किनारे रो रहा था, जिससे सरईटोला बुदबुदा निवासी 25 वर्षीय दीपक पिता भोजराज चौबे एवं 30 वर्षीय मनोहर पिता पति राम सरोते के द्वारा पूछताछ की गई, लेकिन वह मूक बधिर होने के कारण कुछ बता नहीं पाया, जिसे थाना वारासिवनी आकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया था। वारासिवनी पुलिस ने मूक बधिर बालक मिलने की सूचना बालाघाट चाइल्ड लाइन मूक बधिर कार्यालय एवं हमदर्द सेल को दी, जिसकी पतासाजी की गई तो पता चला कि उक्त बालक केरल राज्य का कन्नूर निवासी है, जिस पर केरल पुलिस से संपर्क कर 8 सितंबर को केरल पुलिस को सौंप दिया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उक्त बालक से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम मोहम्मद रफी पिता मुनीर सफी अंग्रेजी में लिखकर बताया, जो शायद डायरेक्ट ट्रेन से महाराष्ट्र के लिए जिला गोंदिया आया था, जिसे लगा कि स्टेशन में जो ट्रेन खड़ी है वह उसके शहर जाएगी, जिस पर वह बैठ गया, लेकिन वह ट्रेन गोंदिया से कटंगी की थी, जिससे वह सावंगी तक आया होगा। दिनांक 1/9/2019 को शाम को 5 बजे की करीब घटना है। सावंगी और कटंजरी के बीच में एक जंगल में बच्चा रोते हुए मिला था, किसको अपना दीपक पिता भोजराम चौबे को। तो इसने रात को अपने घर पर ले आके इसको खाना पीना खिलाया और सुबह 10 बजे 2 तारीख को सुबह 10 बजे थाने में लाकर छोड़ा कि बताया गया कि ये लड़का रो रहा था, रुको कर लगी थी, तो मैंने खाना खिलाया और ये कहीं मुँह बधिर है, बोलता नहीं सुनता नहीं है, सिर्फ नाम लिख के बताता है। तो उससे नाम पता उसने लिख के बताया तो अपना नाम मोहम्मद सभी नाम बताया और ये कहीं कन्नूर जिले का रहने वाला बताया, केरल राज्य का। जी, फिर आपने क्या किया? मेरे द्वारा केरल तो जिसने जो नंबर दिया था, जिस नंबर से संपर्क किया गया, संपर्क हुआ लिया CWC कोई है केरल में संस्था है, तो उनसे संपर्क किया गया तो उन्हें बताया गया कि ये हमारे 4-5 साल पहले वहाँ पे रहा था, फिर वहाँ से हमें इसको छोड़ दिया गया है। फिर कहाँ रह रहा है इसकी हमको जानकारी नहीं है। फिर भी वो यहाँ के केरल के SP से ने अपनी भाषा में बात करके फिर पता चला कि थाने से वहाँ किसी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज है। तो आज वहाँ केरल से पुलिस से संपर्क करने पर वहाँ की केरल पुलिस अभी 2 दिन पहले निकली थी। आज केरल पुलिस थाना वारासिवनी पहुंची है इसको लेने के लिए। अच्छा, कितने वर्षीय युवक है? 21 वर्षीय बता रहे हैं। क्या नाम बता रहा है ये? मोहम्मद सफी। लालपरा मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच स्थित क्षेत्र का सबसे बड़ा सर्राटी जलाशय क्षेत्रीय किसानों के लिए खरीफ व रबी सीजन में सिंचाई के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस वर्ष पर्याप्त बारिश होने से लंबे इंतजार के बाद जलाशय में जल संग्रहण होने से 29 फीट पानी भरने के पश्चात ओवरफ्लो हो गया है और लगातार रपटे से पानी सर्राटी नदी में बह रहा है। रपटे एवं जलाशय का आकर्षण बढ़ गया है, साथ ही पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। जलाशय के ओवरफ्लो होने की जानकारी मिलने पर जब पद्मेश की टीम ने 8 सितंबर को सर्राटी जलाशय का जायजा लिया तो पाया कि रविवार को अवकाश का दिन होने से सर्राटी जलाशय के रेस्ट हाउस व रपटा में पर्यटकों की भीड़ लगी हुई थी, जो रपटे के आकर्षण व वादियों के बीच स्थित रेस्ट हाउस और जलाशय के सुंदर नजारे का लुत्फ उठा रहे थे।
हम आए हैं देखने को। कितने लोग आए हैं आपके एरिया से? जितने भी हैं यहाँ पूरे हमारे थे। पूरी फैमिली चाहिए घूमने के लिए। कैसा लगा आपको यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। रफ्ता देखे आपने? ये पहली बार देखे आपने, किसके पहले भी देख चुके रफ्ते? पहली बार देखे आपने। और तालाब का जो पानी है भरा हुआ है, तो यहाँ पे आए हैं काफ़ी लोग आए हैं कि बहुत कम लोग हैं? कैसे? नहीं काफ़ी लोग हैं देखने के लिए आए दूर दूर से। ये अभी यहाँ पर हम खड़े हैं सराटी जलाशय का मुख्य रफ्ते वाला हिस्सा है। जब सराटी तालाब पूरी तरह से भर जाता है तो एक्स्ट्रा पानी की निकासी के लिए ये रफ्ता बनाया गया है, जिससे सराटी नदी का उद्गम होता है। और आज संडे का, रविवार का दिन होने की वजह से काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर पर्यटक पहुँचे हुए हैं। दूर दूर से लोग यहाँ पर रफ्ते का प्राकृतिक जो दृश्य है उसको देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अभी यहाँ हमारे साथ मौजूद है ग्राम पंचायत पांडावानी लालपुरा के सरपंच युवा कांग्रेसी नेता अनीस खान जी। वे इस रफ्ते के बारे में जो इतिहास है उसके बारे में कुछ हम बताएंगे। यह जो है जो सराटी जलाशय है ये हमारा 1913 को बना, अंग्रेजी कार्यकाल में, ब्रिटिश कार्यकाल में बना हुआ है। उसके तहत यह पुराना तालाब, जिसको भी आपने देखे होंगे, ये तालाब है और इसके रफ्ते कुछ साल पहले, तीन साल पहले तक इसमें 7 रफ्ते हुआ करते हैं। जब पानी तालाब में बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि इस बड़े तालाब में सिवनी ज़िले का भी पानी आ रहा है, सिवनी ज़िले का भी पानी आ रहा है और हमारे पूरे जंगली एरिया का पानी मिलकर इस जगह स्टोर होता है। और इससे जो है हमारी 27 ग्राम पंचायत को ये सिंचित करता है ये तालाब। इसके तहत यहाँ से 2 बड़ी बड़ी नहरें गई हैं और उसके बाद फिर काम हुआ तो एक नहर एक साइड और निकली। और ये जो आप देख रहे हैं ये रफ्ता है। पहले यहाँ 7 रफ्ते हुआ करते थे, लेकिन अभी 2-3 साल पहले यहाँ पर काम हुआ था। वाराणसी स्थित ग्रामीण क्षेत्र में बारिश हो रही है। तेज बारिश से स्थानीय सब्जी बाजार के अंदर कीचड़ नुमा जमीन हो गई है और कुछ स्थानों पर गंदगी का अंबार लग चुका है। कीचड़ और गंदगी होने से सब्जी खरीदने आने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर स्थित सब्जी बाजार के पास दुर्गा माता मंदिर के बाजू में खाली स्थान मैदान में सब्जी व्यापारियों द्वारा रोजाना खराब सब्जियां फेंक दी जाती हैं, जिसकी नियमित साफ सफाई नहीं होने से उक्त खराब सब्जी सड़ रही है। गंदगी यह है कि इतना कीचड़ हो गया है यहाँ और ये पानी पास नहीं होता, पीछे पानी पास जा नहीं रहा है। बदबू इतनी आ रही है कि अब बैठने वाले से तकलीफ हो रही है ऐसा, तो भी हम एडजस्ट कर ही रहे उसमें। तो इसके लिए आपने नगर पालिका में बोला था क्या? बोला था मैंने, विक्की भैया को भी बोला था। विक्की भैया बोले देख लेंगे, बोले बाकी कुछ ऐसा हुआ नहीं है ऐसा। यहाँ चिल्ली डला है बोलते हैं, अभी नहीं डला, देख लो आप ही, देख लो ना, रिकॉर्डिंग करके देख लीजिए। यहाँ कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मैंने बस बोले थे उनने, बस बोले थे करवा दूंगा, बाकी ऐसा करे नहीं विक्की भैया ने ऐसा है। दुकानदारों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही गंदगी में मक्खियां मंडराती हैं, जो उक्त स्थान से हवा के साथ उड़कर बाजार की ताजी सब्जियों और फलों में जाकर बैठ जाती हैं, जिससे बारिश होने से बाजार क्षेत्र के अंदर कीचड़ होने से उसके छींटे भी सब्जियों में आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोग सब्जी के साथ बीमारी भी घर लेकर आ रहे हैं। क्या है, मिट्टी है, सब आजू बाजू पर गंदगी हो रही है, यही उड़ के जा रही है, सब सब्जियों में बैठ रही है, गंदगी हो रही, बीमार होते लोग, ग्राहक आ नहीं पा रहे इधर से। ये कब से बनी हुई है? तो बहुत साल हो गए, कुछ हो ही नहीं रहा यहाँ से। 10-12 साल हो गए, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अभी बीच में चिल्ली डालने आए थे, आधी डाले ही नहीं है, यानी कहीं डाले कहीं छोड़ दिए, बस खाना पूर्ति की है, बस भाई गंदगी है। दूरभाष पर हुई चर्चा के दौरान नगर पालिका उपयंत्री सुमित मोटवानी ने बताया कि बाजार स्थल में गिट्टी की चूरी डलवाने का काम किया जा रहा है और कार्य अभी प्रोसेस में है, जिससे सभी कीचड़नुमा जगह पर चिल्ली डलवाई जाएगी। मध्य प्रदेश शासन ने निश्चित ही मिलावटी खाद्य सामग्री पर कार्रवाई के लिए 1 महीना पहले आदेशित कर दिया गया है, लेकिन खाद्य विभाग की सेटिंग ने इसे महज औपचारिकता का खेल बना दिया था। नतीजा महज सैंपल भेजकर खाद्य विभाग की टीम कागजी घोड़े ही दौड़ाती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर नतीजा शायद ही आ पाता। लेकिन कलेक्टर दीपक आर्य को जनता से मिले फीडबैक के आधार पर उन्होंने खाद्य विभाग की टीम को किनारे किया और अपनी टीम बनाकर कार्रवाई शुरू की। कुछ देर में ही नतीजे सामने आने लगे तो खाद्य विभाग के पैरों से जमीन ही खिसकने लगी और वहीं जनता बोलने लगी, कलेक्टर हो तो ऐसा हो, प्रशासन हो तो ऐसा हो। फिर क्या था, एक एक कर 7 दिनों में 12 बड़ी कार्रवाई ने जिले की जनता की आंखें खोल दी। अच्छी खाद्य पदार्थ के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके जिले में मिलावटखोरी का खेल किस तरह से चरम पर चल रहा है, यह उन्हें पता चल गया। फिर क्या था, हर चौक चौराहा से लेकर यह खबर हर घर के चूल्हे चौके तक पहुंच गई कि मिलावटखोरी जिले में कैसी चल रही है। सामान
खरीदे या न खरीदे, यह फैसला करने की घड़ी आ गई है। इस विषय पर जब हमने जिले के लोगों से चर्चा की तो उन्होंने खुलकर ही जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन की तारीफ की और यहां भी आशंका जताई कि इस मामले पर राजनीति ना हो, कहीं कलेक्टर साहब या फिर जिला प्रशासन की टीम स्थानांतरण जैसी कार्रवाई न हो जाए। ये कार्रवाई तो बहुत अच्छी कार्रवाई है और जो कलेक्टर साहब कर रहे हैं बालाघाट जिले के लिए बहुत ही शानदार कार्रवाई है। ये कार्रवाई तो होना चाहिए था बहुत पहले से, पर बालाघाट में अधिकारियों और कलेक्टरों की इसकी वजह से नहीं हो पाई। और ये देखने में ये आ रहा है कि जब से कार्रवाई चालू हुई है तो इतनी ज़्यादा मात्रा में बालाघाट में जो मिठाइयों का कारोबार है या बेकरी का कारोबार है या जितनी भी खाद्य सामग्री का कारोबार है, जितने भी अभी छापामार कार्रवाई हुई है सभी में कुछ ना कुछ खराबी मिली है, जैसे कि मिलावट हो रही है या एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री उसमें मिलाई जा रही है और भी ऐसी गंदगी वगैरह बहुत सारी चीज़ों का जितने भी जगह छापा मारे सब जगह कुछ ना कुछ खराबी निकली है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो बालाघाट पहले खाने के मामले में एक बहुत अच्छा जिला माना जाता था, आजू बाजू के जितने भी अपने ज़िले हैं उन सब में बालाघाट को एक अच्छा दर्जा मिला हुआ था कि बालाघाट में अच्छी खाद्य सामग्री मिलती है, अच्छा खाना मिलता है। पर ये अभी जब से कलेक्टर साहब द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है तो इसमें देखने में आ रहा है कि बालाघाट अभी इतने वर्षों से इस चीज़ को जान नहीं रहा था कि हमारे बालाघाट में कितनी मिलावटें हो रही हैं, कितना अशुद्ध हमें खिलाया जा रहा है। हम तो यहाँ के बड़े बड़े नामों और ब्रांडों को देखकर पहले खुश होते थे, पर अब उन्हीं से दुख हो रहा है बालाघाट में। युवा, बुजुर्ग और महिलाएं हर वर्ग जैसे जिला कलेक्टर दीपक आर्य की मुरीद हो गई है। हर कोई कहने लगे हैं कि कलेक्टर हो तो सही में ऐसे हो। बात भी सही है, चाहे अतिक्रमण की कार्रवाई हो या मवेशियों को सड़क से हटाने की बात हो या अब लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ सबसे संजीदा मुद्दा मिलावटखोरी पर नकल कसने की कार्रवाई हो। हर एक काम में बड़ी बारीकी से जनता के हितों का ध्यान रखा गया है, लेकिन अकेले कलेक्टर दीपक आर्य इस मिलावटखोरी पर नकेल नहीं लगा सकेंगे। यह भी जिले की जनता जानती है। तभी तो युवा कहते हैं कि एक टीम बना दी जाए जो समय समय पर इस बात की पुष्टि करते रहे कि जिले में मिलावटखोरी तो नहीं हो रही है। देखिए, अभी जो खाद्य विभाग की जो कार्रवाई है, जहाँ तक मुझे अभी जानकारी मिली है कि एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब वगैरह पूरी टीम अभी छापामार कार्रवाई कर रही है, जिसमें कल हमने पेपर के माध्यम से पढ़ा भी कि अशोक बेकरी में छापा पड़ा और वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उनमें त्रुटि पाई गई है। जहाँ तक कलेक्टर महोदय के द्वारा एक फरमान जारी किया गया है और मध्य प्रदेश शासन ने भी इसमें काफ़ी रुचि दिखाई है। मेरा मानना है कि बहुत अच्छा है। इसमें जो खाद्यान्न सामग्री में कई प्रकार के केमिकल्स वगैरह मिलाए जाते थे, ये कहीं कहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आम जनता जो है जब वहाँ खरीदी करने जाते हैं, कई बार स्वीट्स मिलते हैं, कई प्रकार की खाद्यान्न सामग्री हम खरीदने जाते हैं तो उसमें मिलावट बहुत ज़्यादा होती है। बहुत अच्छा काम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये अच्छा कड़क कदम उठाया गया, लेकिन ये कब तक कारगर होगा और कब तक हमारे जो अधिकारी कर्मचारी हैं, कलेक्टर महोदय, कब तक उनके बार बार जाके कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना है। तो कुछ अच्छी वैकल्पिक व्यवस्था बनानी पड़ेगी जिसके माध्यम से बार बार छापा मारवाई ना करना पड़े। और कई बार होता है कि आज हमारे तहसीलदार एसडीएम साहब तो जा रहे हैं, क्या वो उस काम को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। इसके लिए कैसी समिति बनाई जाए। जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री के अनुसार यह मध्य प्रदेश शासन की बहुत अच्छी पहल है। मिलावटखोरी मध्य प्रदेश के भीतर बहुत अधिक चल रही है और जिले के भीतर जिस तरह से कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा कार्रवाई की गई है, ये महा प्रशंसनीय और तारीफ के काबिल है। ऐसे अधिकारी पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल है। शासन को इनका उदाहरण देकर अन्य जिलों में भी कार्रवाई शुरू करवानी चाहिए। और ये बहुत अच्छी कार्रवाई चल रही है कि शहर में बिना लाइसेंस के, बिना किसी चीज़ के शहर में धड़ेले से होटल है, हर चीज़ों में पानी है, खाद है, फल विक्रेता से लेके जमाने भर में बिना लाइसेंस के, बिना कोई चीज़ के ये सब चीज़ें चल रही है। प्रशासन इसके लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी है कार्रवाई है, जिसके पास लाइसेंस है वो खुले से काम करे ना। शासन ने तो सबको लाइसेंस देने का काम किया है, बिना लाइसेंस के जो भी काम कर रहा है वो अवैध है।
आज तक के 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने के बावजूद आज तक के कभी खाद्य पदार्थ के ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आने के बाद इन सब चीज़ों पे बच्चों के ऊपर ध्यान देते हुए, स्कूल है, शिक्षा है, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हुए काम कर रही है और लोगों को रोज़गार दे रही है। सिलाई मशीन से लेके हर एक काम कर रही है। और उसके बावजूद आज तक के जितने भी भ्रष्ट अधिकारी थे जिन्हें 15 सालों में कोई काम नहीं किया, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं कमलनाथ जी से भी मांग करूंगा। कलेक्टर दीपक आर्य के द्वारा की जा रही कार्रवाई को निरंतर जारी रखना चाहिए, यही जिलेवासियों का मानना है, जिससे मिलावटखोरी पर लगाम लग सके, वरना मिलावटखोर जिले की सेहत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और लोग बीमार होते रहेंगे। तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके पूर्व जो भी अधिकारी है और उन्होंने अपना कार्य अपने निष्ठा के हिसाब से पूर्ण नहीं किया है, तो ऐसे कार्रवाई ऐसे अधिकारी पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, कलेक्टर साहब के द्वारा जो कार्रवाई हो रही है सराहनीय कार्रवाई है, इसे निरंतर चालू रखनी चाहिए। इसके लिए शासन द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका सबसे सख्त कार्रवाई हो, ताकि इस टाइप की मिलावटखोरी न की जाए। लोगों पर जो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, इससे बचा जा सके। जिला प्रशासन द्वारा बीते दिनों लगातार मिलावटखोरी की जांच के दौरान 12 दुकान व गोदाम सील किए जाने की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जमकर तारीफ की गई और इसे मध्य प्रदेश शासन की योजना का एक अंग बताया। रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष रहीम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंघे और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्याम पंजवानी ने प्रेस से चर्चा करते हुए जिला प्रशासन द्वारा मिलावटखोरी के खिलाफ की जा रही कार्यवाही की जमकर तारीफ की और इसे मध्य प्रदेश शासन की एक योजना का अंग बताया। इस दौरान रहीम खान ने इस तरह की कार्यवाही आगे भी चलाए जाने की बात कही। भाजपा पर आरोप लगाते हुए बताया कि विपक्ष बहुत अधिक डरा हुआ है, क्योंकि 15 साल के कार्यकाल में कभी भी इस तरह की कार्यवाही नहीं हुई। लोग मिलावटी खाद्य पदार्थ खाने के लिए मजबूर थे। क्या ऐसी कार्रवाई पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कभी नहीं हुई? जो आम जनता के लोगों को परेशान किया जा रहा था, जिस तरह से उनको खाद्य सामग्री में उनको परोसा जा रहा था और जिसमें छोटे स्तर के लोग ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे थे, उसमें स्वच्छता का जो नया प्रारूप प्रशासन द्वारा दिया गया, उसके लिए हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अभी जो कार्रवाई हो रही है वे केवल मुंह दिखाई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन द्वारा लगातार ऐसे प्रतिष्ठानों पर लगातार सीलबंदी करना, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में नहीं हुआ। इसी को लेकर कुछ आज पूरे शहर में प्रशासन की प्रशंसा की जा रही है और जो लोग इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जो लोग गलत काम कर रहे थे, जो लोग मिलावट कर रहे थे, वो लोग सिर्फ इसकी निंदा कर रहे हैं। बाकी पूरा शहर चौराहे। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सिवनी जिले के भीमगढ़ बांध के खोले गए सभी 10 गेट, वेनगंगा में बढ़ रहा है जलस्तर, किनारे वाले गांव में सतर्क रहने के दिए निर्देश। जिले में 9 सितंबर को सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित, कलेक्टर ने दिए आदेश। आजादी के 70 साल बाद भी सिहोरा में नहीं बना पुल, रोजाना जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। भतीजे ने चाचा की पीट कर दी हत्या, गोंगलई की घटना। मिलावटखोरों पर नकेल, कांग्रेस ने की जिला प्रशासन की जमकर तारीफ। और यातायात विभाग ने शुरू की नियमों का पालन नहीं करने पर चालानी कार्रवाई। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balakhatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।